So, welcome, Dr. Arya. Thank you. Once again, we are here on this August day. World Water Day it is, and your research talks a lot about water. I am Krishan Dr. Krishan Kant. I am from Chandigarh Group of Colleges, and recently we have been celebrating World Water Day. And today, World Water Day, we know, is an annual UN observance day held on 22nd of March every year that highlights the importance of fresh water. The day is used to advocate for the sustainable management of freshwater resources. The theme of each year focuses on topics relevant to clean water, sanitation, and hygiene. This year, we have been talking about World Water Day, and the theme for the day is glacier preservation. Dr. Arya, you have done a lot on water. Your research talks a lot about water preservation, glacier preservations, and other things. Now, if the theme is glacier preservation, I start from there itself. Why is glacier preservation crucial for global water scarcity? See, when we're talking about water resources, we should understand the water cycle. And the basis of water cycle is nothing but the glaciers. True. So, what are the Yes. primary threats to glaciers today? सो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जब ग्लेशियर्स की बात करते हो और पानी की बात करते हो तो पानी हमारे पास बहुत है, अतः है समुंदर में, पर वो सारा खारा पानी है। पर जो 2 बिलियन पॉपुलेशन, अगर हम हिमालयस की बात करें और अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो 2 बिलियन पॉपुलेशन के करीब उन रिवर्स पे निर्भर करती हैं जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके आते हैं। Can we talk about glacier preservation and climate change mitigation? जी, अभी मैं आपको बताऊं, जो हम लद्दाख में काम करते थे तो ये बहुत विषय था कि ग्लेशियर्स क्या रिसीड हो रहे हैं, कितना रिसीड हो रहे हैं। बिल्कुल, यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये बहुत कश्मकश चली हुई थी और इसमें बहुत सारा डाटा है, कहीं नहीं है, और कई छोटे मोटे डाटा लेके बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बिल्कुल। कई लोग इसको मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ रहे हैं और मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसको एनहांस्ड रेट ऑफ। तो ये 2007 में मैं एक प्रोजेक्ट करा था आर्मी के लिए, तो एक न्यूज़पेपर में मैंने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कि ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके लिए मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल। मेरे को खड़का ये, मैंने कहा ये क्या, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग फॉर इन लद्दाख फॉर द लास्ट 10 ईयर्स देन, और पिछले 20 सालों से हिमालयस में काम कर रहे थे, तो मेरे को लगा ये कहीं पे गड़बड़ है। तो उसमें हमने क्या किया कि Conceptually, the thing is conceptually not correct. was not wrong, Okay. was not right. So what I did was कि हम बोरवेल तो कर ही रहे थे, पानी हमारे को हर जगह मिल रहा था। इसमें हर ऊंची पहाड़ में, कोल्ड माउंटेन डेजर्ट्स में हमारे को पानी मिल रहा था, लेकिन अब उसके साथ एलिमेंट हमने ढूंढना शुरू कर दिया ग्लेशियर्स का, क्योंकि पानी का सोर्स ग्लेशियर ही था वहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि आप पेड़ लगाओ। क्या हिमालयन ग्लेशियर भी पिछली कुछ दशकों में चेंज हुए हैं, कुछ उनमें चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं? जी, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ग्लेशियर्स जब हमने स्टडी किया फिर इसको, तो ग्लेशियर्स देखा तो मैंने बोरवेल सैंपल्स देखे तो हमारे को सबसे पहली बार इंदस ग्लेशियर मिला। इंदस ग्लेशियर की आज तक किसी ने बात ही नहीं की। बिल्कुल। इंदस रिवर की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, पर सिंधु घाटी कब आई? जब इंदस ग्लेशियर मेल्ट हुआ, जैसे जैसे मेल्ट करता जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, वैसी सरस्वती था, सरस्वती ग्लेशियर था, सरस्वती ग्लेशियर पीछे पीछे जा रहा था। आपने ये बात की है तो मैं एक और बात इसमें से निकलती है वो भी पूछना चाहूँगा कि ग्राउंड वाटर क्या कॉम्पनसेट कर सकता है किसी तरह ग्लेशियर लॉस को? नहीं, ये तो आप इसकी साइकिल समझेंगे तो आप बिल्कुल सरल है। जितने प्रश्न हैं मेरा ख्याल, अगर आप एक बार साइकिल समझ लेंगे बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जब हमारे को इंदस ग्लेशियर के एविडेंसेस मिल गए, फिर हमने देखा कि जहाँ पे हम बोर कर रहे थे वो खारदुंगला ग्लेशियर है, ले के लिए हम बोर कर रहे थे आर्मी के लिए, तो एक जगह खारदुंगला ग्लेशियर था, एक जगह स्तोक कांगड़ी ग्लेशियर है। मतलब अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाओ तो दोनों ही आज कम से कम 28 किलोमीटर तो 24 किलोमीटर के करीब हमें मेरा ख्याल डॉक्यूमेंट किया था कि जो खारदुंगला ग्लेशियर है रिसीड किया, और 3000 किलोमीटर के करीब इंदस ग्लेशियर रिसीड कर चुका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये तब रिसीड किया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी। आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ही ग्लेशियर्स
ख़त्म हो चुके हैं हिमालयाज़ में। बिल्कुल। जो मेजर ग्लेशियर्स थे, जो सरस्वती रिवर को फीड करते थे वो भी, इंडस को फीड करते थे वो भी। अब क्या रेमिनेंट्स ऑफ ग्लेशियर्स आप कह सकते हो, कहीं-कहीं जगह छोट-मोट ग्लेशियर्स रह गए हैं, जो अभी तक फीड कर रहे हैं। और वैसे ही हमने फिर सियाचिन में काम कर रहे थे आर्मी के लिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमने देखा तो सियाचिन की ग्लेशियर भी हमने डॉक्यूमेंट किया था, कोई 73.8 किलोमीटर रिसीड कर चुका है। अब ये लास्ट आइस एज कब हुई थी? वही हुई थी 11,714 साल पहले। अब मतलब 4-5 साल और लगा लो। बिल्कुल सही। तो सिंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर फोरम एज वेल, जिनेवा में भी आपका कुछ रोल रहा है बहुत महत्वपूर्ण, तो मैं अगर पूछूं कि क्या जो करंट पॉलिसीज हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, क्या वे इफेक्टिव हैं ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ और किया जाना चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इफेक्टिव है, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई चल रही है वही बड़ी गलत दिशा में चल रही है। उसका क्या मतलब है कि हमारे को क्लाइमेट को एक नेचुरल साइकिल के रूप में देखना चाहिए, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल कूलिंग है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको जो क्लाइमेट की चेंज की लड़ाई को, उसको हमने कहीं ना कहीं पोल्यूशन के साथ जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं हमने रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ दिया है। पर ये क्या सच्चाई है? नहीं। तो हमारे को क्या देखना है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो थर्ड पोल है, मतलब एक पोल हमारा साउथ पोल था, नॉर्थ पोल था, और जब हिमालयस की उत्पत्ति हुई उसके बाद ये थर्ड पोल बना। ये पहले नहीं था, ये जब हिमालयस की उत्पत्ति हुई उसके बाद ये ग्लेशियर्स बने। उसके साथ ये जितना भी हम रिवर सिस्टम कह रहे हैं, चाहे वो इंदस, गंगा, यमुना, जितने भी रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र, ये सब वहीं से ओरिजिनेट होके वो ग्लेशियर्स की देनी है सारे। पेरिनियर रिवर सिस्टम है हमारे, और तभी इतनी फ्लरिशमेंट, मतलब ये फ्लरिश कर रहे हैं सारे रिवर। As per your theories, your research, everything is natural and man cannot harm or protect. प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन में ये हो सकता है कि जैसे आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है कि ग्लेशियर्स को हम बनने नहीं दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे ग्लेशियर्स को हम क्यों नहीं बनने दे रहे हैं भाई? तो आप कह रहे हो नेचुरल फिनोमिना, और बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो होता क्या है, ग्लेशियर्स जब स्नो पड़ती है सर्दियों में, तो पहाड़ों के ऊपर हम वो जमती है। बिल्कुल। पर अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब मनाली जाओगे आप, अब चलो रोहतांग उन्होंने टनल बना दी, तो हम पहले क्या करते थे, जो रोहतांग है उसको क्लियर करते थे, बिल्कुल, बर्फ हटाते थे उसको, ओह बर्फ पड़ गई, और हम तालियां मारते थे जब बर्फ हट जाती थी। हमने उसको बनने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया। ऐसे ही हमने लेह में किया, खारदुंगला में, क्योंकि सियाचिन में जाना है, ऑल वेदर रोड हमारे को चाहिए, तो हम हमेशा बर्फ़ को, ग्लेशियर्स को बनने नहीं देते हैं। और ग्लेशियर जब तक हैं तब तक लद्दाख में पानी है, खारदुंगला का पानी, ग्रेविटी के द्वारा पानी आता है। जो भी आपको पानी मिलेगा ग्लेशियर्स के द्वारा, वो ग्रेविटी के द्वारा मिलेगा। और जितने भी लेह का टाउन है सारा, वो उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। और चांगला का भी ऐसे ही है। अगर मैं इसमें बोलूँ, थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब तक ग्लेशियर्स होते हैं यही सारा डायनामिक्स करते हैं। वो कैसे? आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, तो उसमें क्या था, एक वो करीना कपूर का एक स्कूटर चलाते हुए सीन है लास्ट में, बिल्कुल। वो पैंगोंग लेक है। कोई भी बंदा जाता है लेह में तो उसके लिए आजकल वो टूरिस्ट स्पॉट बना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पैंगोंग लेक नहीं था पहले, वो रिवर था, और ट्रिब्यूटरी थी श्योक रिवर की, तो आपको लगेगा ये कैसे यार, अब कैसे बन गया ये? तो वो सारा खेल ग्लेशियर्स का है। जब ग्लेशियर्स थे, ज़्यादा मेल्ट करेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, जब कम ग्लेशियर्स हैं, कम मेल्ट करेंगे तो लेक बन जाएंगे। ऐसी सोमराई लेक है लद्दाख में, वो एक रिवर था, फिर वो ग्लेशियर डैम बन गया, उसका लैंडस्लाइड हो गया। If we talk about innovative strategies to preserve glaciers, what do you say? इसमें सबसे बेहतरीन जो स्ट्रेटजी है, देखिए नॉर्मली जो जहाँ पे हैबिटेशंस नहीं है या जहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ पे तो वो प्रिजर्व हो ही रहे हैं। पर जहाँ पे हैबिटेशंस हैं और वहीं पे पानी चाहिए हमारे को, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 2 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है कि टनल्स बनानी चाहिए हमारे को इमीडिएटली, और ग्लेशियर्स को नेचुरली प्रिजर्व करना चाहिए। और वो कैसे होएगा? अगर आपने नीचे खारदुंगला के नीचे टनल बना दी, चांगला के नीचे टनल बना दी, और ये बारालाचा जितने भी ये पासेज हैं इनके नीचे टनल बना दो, जहाँ पे भी हैबिटेशन है उसको ग्लेशियर्स को बनने दो। जब आप स्नो कवर बनने दोगे, जितने ज़्यादा आप उसको बनने दोगे उतनी लाइफ उसकी होगी। नहीं तो फिर आपको आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है और इतना सस्टेनेबल भी नहीं, सस्टेन भी नहीं करेगा जितना आपका नेचुरल ग्लेशियर। कैन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्या उनसे भी कुछ हेल्प हो सकती है ग्लेशियर प्रोटेक्शन में? देखिए, ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का ये रोल है कि आप, अब अगर मैं बोलूँगा कि आप बोलेंगे कि जितने भी डैम्स बन रहे हैं हमारे हिमालयस में, हिमालयस में बहुत सारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और इनकी कईयों की तो इकोनॉमी इस पे बेस्ड है। और जितना ज़्यादा पानी आएगा उतना ज़्यादा आपके डैम्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आएगी। बिल्कुल। पर इसको हमारे को बताया जाता है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, पर क्या वो बाकी नहीं रिन्यूएबल है?
इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका सोर्स है वो ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं और मैंने तो ऐसे ऐसे ग्लेशियर्स देखे हैं जो मतलब आप समझो कि 1000 साल पहले ही लुप्त हुए हैं, वो भी ग्लेशियर एविडेंसेस हमारे को मिले हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हमने देखे हैं जहाँ पे लामा यूर मोनेस्ट्री है, वो सारे के सारे एविडेंसेस थे। और अब हमने पिछले साल 1-2 साल पहले रिसर्च की थी स्पितुक जहाँ पे ले बना था, उसमें भी वो लेक्स थे जो सूख गए हैं। और ऐसी शे था जहाँ पे ले पहले, जहाँ पे कैपिटल था शे ले का, वहाँ पे वो सब लेक्स थे जो पहले बने थे, सूख गए, इस करके वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम If I have to talk about your vision for glacier preservation, should I talk about next 50 years, 500 years, or 5,000 years? See, we have made extensive studies on glaciers, paleoglacial deposits, paleo channels, और इसमें हमारे को एक चीज़ पता लगी है, जब ये क्लाइमेट की बात हम कर रहे थे तो साइक्लिसिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज की, मतलब ये आइसेज है, वार्मिंग होती है, ये वार्मिंग हो रही है और ये वार्मिंग मैक्सिमा हो रहा है, बिल्कुल, ये वार्मिंग मैक्सिमा, फिर कूलिंग हो रही है और आइसेज आ रही है। तो आइसेज है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसके हमारे को जियोलॉजिकल एविडेंस। This will take approximately how many years? अब अगर हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, इसको हमने बोला सी साइकिल, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स अल्फाबेट सी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ढूंढा था ये आर्या सी साइकिल बन जाती है। तो ये क्या है, 1338 ईयर्स की एक साइकिल आती है, जैसे हमारा 365 दिन का है, बहुत बढ़िया। तो ये 1338 ईयर्स की ये आ रही है। और यहाँ पे अभी हम वार्मिंग मैक्सिमा में है, तो फिर उसके बाद कूलिंग आएगी। तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट आइसेज आएगी, आप कुछ करो या ना करो, 2300 में जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगी वो आइसेज देखेंगे। Means glacier preservation, what we are looking for, that will be there in naturally year हाँ 2500 you say. बिल्कुल 2300 के आसपास वो कूलिंग शुरू होके मैक्सिमम लिटिल आइसेज बन जाएगी। अभी मैक्सिमम तो नहीं, पर लिटिल आइसेज मतलब आज से करीब 250 साल बाद, हाँ 250-300 साल बाद हम आइसेज में होंगे। बहुत बढ़िया। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इज नेचुरल यू से, दैट हैज टू हैपन। हाँ वो हो जाएगा, लेकिन अभी के संदर्भ में हमारे को ये है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि 2-3 चीज़ों की। एक तो ग्लेशियर को प्रिजर्व करेंगे, जैसे जहाँ पे हैबिटेशंस हैं टनल्स बना के। फिर उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे ग्लेशियर नेचुरल हैं तो वो जब रिसीड करते हैं तो ग्लेशियर लेक्स बना देते हैं। वो जब मोरेन्स आ जाती हैं, डैम्स बन जाते हैं, तो लेक्स बन जाते हैं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन वार्मिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर वो डैम जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इतने लूज होते हैं कि जब उसका हाइड्रोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो बर्स्ट कर जाते हैं, जैसे हमने केदारनाथ में देखा। तो वो क्या करते हैं, फिर वो डिपॉजिट्स ऐसे करेंगे कि वो एक फ्लड आ जाता है, फ्लडिंग इवेंट आ जाता है, जिसके कारण डिवास्टेशन होती है। तो हमारे को ये भी देखना है जहाँ पे भी ये लेक्स बन रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। तो ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन एक चीज़ है, ग्लेशियर लेक्स बनना है और उसकी मॉनिटरिंग, और कहाँ से हम धीरे धीरे ऊज आउट करें ताकि वो जब फ्लड करे, इम्पैक्ट करे, तो हमारे को वो इतना इम्पैक्ट ना करें कि हमारी हैबिटेशंस को दूर करें। Dr. Arya, you have really done a lot to raise awareness of the importance of fresh water and to advocate for its sustainable management. And today, on this August Day, World Water Day, you have shared lots and lots of information with us, which is very essential for the new generation to know. People who have a fear in their mind, I hope that this interview will certainly help them in getting rid of that fear in their mind that we are the ones who are harming nature. So that kind of a fear has been created by some people, and certainly that can be washed off their minds with this interview. Thanks a lot for sharing your information. Thanks a lot on this World Water Day. Congratulations to once again. Thank you, Dr. Kishan Kant. It was nice talking to you. Thank you very much.